हेलो एवरीवन, मे यू हैव प्रॉस्पेरिटी। आज का जो चैप्टर है वो है प्रोनाउन का। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन कितने होते हैं और क्या क्या इनके यूजेस होते हैं और ख़ासकर प्रोनाउन के पढ़ने का रीज़न क्या है। तो अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये सभी जानते हैं कि एक शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग हो जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नाउन की जगह पे कोई भी शब्द हम यूज़ कर दें और वो प्रोनाउन हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, प्रोनाउन वह ज़रूर है जो किसी नाउन की जगह पे आ करके और उसके सेंस को नहीं बदलने देता है, उसके अर्थ को नहीं बदलने देता है। वाक्य का सेंस अगर ना बदले तो कहेंगे कि पहले वाले शब्द की जगह पे जो ये दूसरा शब्द आया और सेंस चेंज नहीं हुआ तो ये शब्द निश्चित रूप से क्या है, प्रोनाउन है। अब हम बताएंगे आपको कि इसे पढ़ने का रीज़न क्या है। तो हम इसे इसलिए पढ़ते हैं कि पहले तो इंग्लिश रिपीटेशन नहीं मांगती है, इंग्लिश रिपीटेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। कोई चीज़ बार बार दोहराया जाए तो वह चीज़ इंग्लिश में एक्सेप्टेड नहीं होता है। जैसे सपोज करिए हमने कहा कि राम इज गोइंग, राम इज लाफिंग, तो यहाँ पे राम शब्द की बारंबारता 2 है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है, तो इसको एक्सेप्ट इंग्लिश नहीं करती है। तो ऐसा कुछ करें हम कि दूसरी जगह जहाँ पर ये रिपीट हो रहा है वहाँ पर कोई अन्य शब्द आ जाए और सेंस ना बदले, उस शब्द को ही हम प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि राम की जगह को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा राम इज गोइंग एंड ही इज लाफिंग। अब सेंस नहीं बदला, एक राम की जगह ही लगा दिया। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए आप लोग कि हर एक नाउन का अपना एक प्रोनाउन जरूर होता है। अगर वह नाउन है तो उसका प्रोनाउन कुछ न कुछ जरूर होगा। तो प्रोनाउन की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि एक तो वो रिपीटेशन न लेने के चलते आता है। दूसरा क्या है कि सपोज करिए कोई नाउन है, उसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, उसके नाम को हम नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड प्रोनाउन, उसको देख करके जो प्रोनाउन क्रिएट होता है मन में, उसे हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। सपोज करिए कोई लड़का जा रहा है, हम उसको नहीं जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ही इज गोइंग। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ही से समझ में आएगा कि वो लड़का है, और देख करके हमें पता लग जाएगा कि हम उसका नाम नहीं जानते हैं। तो ये 2 केस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, एक तो रियल इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण और दूसरा रिपीटेशन के कारण। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे का फैक्ट हम आपको बताते हैं। प्रोनाउन के केस में एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि द केस ऑफ प्रोनाउंस विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर दिस लेसन। इस लेसन के बाद, इस वीडियो के बाद एक शॉर्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पे, जो केस ऑफ प्रोनाउन के बारे में होगा। उसको समझने के बाद, उसको देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रोनाउन थोड़ा ब्रॉड तो है लेकिन है बहुत आसान, उसे समझना बहुत आसान है। तो नीचे लिखा गया यू आर ऑल सजेस्टेड टू हैव दैट वन। जब वो वीडियो आपके सामने जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउन के जितने 5 केसेस होते हैं उसमें उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन की कितनी काइंड्स होते हैं। तो पढ़ने तो हमें 9 या 10 होते हैं, जैसा कि आपके सामने है। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। इतने तरह के प्रोनाउन पढ़ने हैं। ये है बड़ा आसान, आप इसकी काइंड्स में मत जाइएगा क्योंकि देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देता है। आपको बता दें कि जैसा एडजेक्टिव आपने पढ़ा हुआ है वैसे ही प्रोनाउन होते हैं, और प्रोनाउन में 1 या 2 को छोड़कर लगभग सारे एडजेक्टिव होते हैं। आगे नोट में आपको मिलेगा कि अगर प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आता है तो प्रोनाउन प्रोनाउन नहीं रहता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अगर इन प्रोनाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, यानी प्रोनाउन बन जाता है। और हर एक नाउन प्रोनाउन होता है, हर एक प्रोनाउन नाउन होता है। नाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि नाउन का मतलब ही प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन को पढ़ते हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया है कि रिपीटेशन के चलते हम पढ़ते हैं, और दूसरा हम उसके बारे में रियल इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाते हैं, तब भी हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं। अगला जो इसका टॉपिक है वो पर्सनल प्रोनाउन का। ये पहला प्रोनाउन है, बहुत ही आसान है। इट हैज़ 3 काइंड्स, यानी पर्सनल प्रोनाउन भी प्रोनाउन ही होता है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरीज ऐड किए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में केवल 2 प्रोनाउन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल 1 प्रोनाउन आता है, यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है, इसमें दे को भी रखा गया है। तो ये आपके सामने जो 5 या 7 तरह के प्रोनाउन है, इसको कैटेगराइज आप कर लेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट। इनके और भी केसेस आप बना सकते हैं, अगला जब वीडियो आपको दिखाएंगे तो आई का माई, मी, वी का आवर, अस, यू का योर, यू, ही का हिज, हिम, ऐसे करके आप केसेस तैयार करते रहेंगे अपने पास। इसके बाद हम आपको बताएंगे
अगला जो प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह इशारा करते हुए किसी नाउन की जगह पे आता है। दिस, दैट, दीज, दोज, जैसा एडजेक्टिव में भी हमने बताया था उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। और कह रहा है कि विथ डिमॉन्स्ट्रेटिंग टुवर्ड्स नाउन, नाउन की तरफ इशारा करते हुए अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो हम कहते हैं कि यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, दैट इज़ माई बुक, वह मेरा किताब है। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दिस इज योर बॉल, यह तुम्हारी बॉल है। दोज आर काउज, वो सारी गायें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज जो वर्ड है ना, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन, हमेशा हमेशा ये इशारा करके आते हैं, इसलिए इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि सिंपली दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। साधारणतया हम दिस, दैट, दीज, दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहते हैं, इशारा करने वाले। लेकिन नोट कह रहा है कि इफ़ अ हेल्पिंग वर्ब कम्स जस्ट आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इफ़ अ नाउन कम्स जस्ट आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इन शब्दों के बाद कोई नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। इनके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये अपने आप में सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन बन जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस इज अ बॉय, यहाँ पर दिस क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि दिस के बाद इज हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। नीचे है दैट बॉय इज गुड, अब यहाँ पर दैट के बाद एक नाउन आया हुआ है तो दैट यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन के आया हुआ है। तो देखिए ये तब आपको समझ में आएगा जब इसके वेरियस एग्जाम्पल्स आप स्वयं क्रिएट करेंगे, और जब वेरियस एग्जाम्पल क्रिएट होने लगेंगे तो आप समझना कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगला जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से यह स्पष्ट है कि जो इंडेफिनिट होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कह रहा है कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, वन आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इतने तरह के आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। नीचे आपके लिए एक नोट भी है, वी कैन नॉट क्लैरिफाई दैट बाय होम दिस टास्क वाज डन। मतलब क्या है कि जिस सेंटेंस में यूज होते हैं ना, इनको पढ़ के हम ये क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि यह कार्य किसके द्वारा किया गया, एक्चुअली वो है कौन जिसने ये काम किया है। कह रहा है बट दीज वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड टेंड टुवर्ड नाउन। तो लेकिन ये जो वर्ड होते हैं ये नाउन की जगह पे ही यूज होते हैं और नाउन की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए हम इन्हीं प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये समवन सामी, कोई मुझे देखा, किसी ने मुझे देखा। अब समवन की जगह आप राम लगा लीजिए, देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राम की जगह ये शब्द आया तो प्रोनाउन हो गया। नोबडी कैन गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता है। अभी क्लैरिफाई नहीं कि किसकी बात कर रहा है, लेकिन किसी की बात कर रहा है। वन मस्ट हैव पेशेंस, किसी व्यक्ति को पेशेंस तो रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अगला जो प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। बात दरअसल ये है कि ये दोनों के दोनों एक ही होते हैं, बस इनके जगह के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव बन करके आए हैं कि एम्फैटिक बन करके आए हैं। कह रहा है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। इतने तरह के आपके एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कह रहा है कि व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड जस्ट आफ्टर इट्स ओन प्रोनाउन कॉल्ड एम्फैटिक, और हिंदी निकलती है इसकी ही से। एक्चुअली होता क्या है, ये सेल्फ और सेल्फ्स वाली एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। तो किसी न किसी प्रोनाउन से ये बन करके ही आते हैं। जैसे माई सेल्फ आई से बना है, योर सेल्फ यू से बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनसे ये क्रिएट होते हैं अगर उनके ठीक बाद यूज में आते हैं तो इन्हें हम कहते हैं एम्फैटिक, और वहाँ इनकी हिंदी ही से निकलती है। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ इज रीडिंग, मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो एम्फैटिक बन के आया है और माई सेल्फ के बाद इज आया है। आपको बता दें कि एम्फैटिक प्रोनाउन अक्सर थर्ड पर्सन के रूप में यूज होते हैं। तो हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। अगला कह रहा है कि व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड एट लास्ट ऑफ सेंटेंस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इनका यूज हम जिनसे ये बनते हैं उनके पास न करके बिल्कुल अंत में करते हैं तो इन्हें रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इनकी हिंदी स्वयं से निकलती है। जैसे कह रहा है कि यू आर रीडिंग योर सेल्फ, तुम स्वयं पढ़ रहे हो। तो योर सेल्फ अंत में आया, यही योर सेल्फ अगर पहले ही आया होता यू के बाद तो कहते हैं एम्फैटिक है। अंत में आया है तो यहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव का रूप लेकर के आया हुआ है। अगला जो प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ने छोड़ दिया था, एडजेक्टिव के टॉपिक में बाय मिस्टेक वो छूट गया था, लेकिन आपको बता दें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। हु, हुम, व्हाट, विच आर कॉल्ड आईपीआई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इतने तरह के आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कह रहा है कि हु टॉट यू,
तुम्हें कौन पढ़ाया। तो हु का जो आंसर होगा वह एक नेम होगा, एक नाउन होगा। इसका मतलब यह एक नाम को टेंड कर रहा है और यह क्वेश्चन भी कर रहा है, तो इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसी तरह होम डू यू लर्न, तुम किसे सिखाते हो, यहाँ पर भी होम का मतलब एक नाउन होगा। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर भी एक नेम होगा व्हाट का मतलब। विच इज योर पेन, कौन सी तुम्हारी पेन है, यहाँ पर भी एक आप नाम बताओगे। एक नोट नीचे है, दीज प्रोनाउंस हैव टू रोल्स इन अ सेंटेंस। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके दो रोल होते हैं एक सेंटेंस में। पहला तो रोल है रोल ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड। यह एक इंट्रोगेटिव वर्ड बन के आता है क्योंकि इसी प्रोनाउन के चलते अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और दूसरा जो रोल होता है इसका, वो कह रहा है कि रोल ऑफ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बन करके भी आता है और स्वयं क्वेश्चन भी करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके डबल डबल रोल होते हैं एक सेंटेंस में। इस चीज़ को आप क्लियर करिए। अगला जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। और आपको बता दें, कह रहा है कि एवरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन इफ इट इज यूज्ड बिटवीन टू सेंटेंसेस एज एन एडर। जब इनका हम यूज एक एडर के रूप में, एक जोड़ने वाले फैक्टर के रूप में दो सेंटेंस के बीच में करते हैं, तो यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन बन करके चला आता है। जैसे नोट लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की हिंदी निकलती है क से और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के। और वही अगर रिलेटिव बन के आएगा तो उसकी हिंदी ज से निकलती है और अंत में फुल स्टॉप आता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आई नो वट यू ईट। मैं जानता हूं जो चीज़ तुम खाते हो, जो वस्तु तुम खाते हो। तो यहाँ पर वट का मतलब जो है और अंत में देखिए फुल स्टॉप आया हुआ है। तो जब ये एडर बन के आते हैं तो रिलेटिव कहते हैं इन्हें, अंत में फुल स्टॉप लेकर के आते हैं, एज ए सिंपल सेंटेंस यूज होते हैं। अगला एग्जाम्पल है, टेल मी हु कम्स हियर। मुझे बताओ जो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर भी जो हु का मतलब है वो जो के लिए आया है। मुझे बताओ जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर भी एक एडर के रूप में यूज हुआ है, तो यही हु का मतलब यहाँ पर जो हो गया। अगला एग्जाम्पल है, दैट वाज अ बॉय हुम यू टॉट। वह वही लड़का था जिसे तुम पढ़ाते थे। तो यहाँ पर जिसे, उसका मतलब हुम का मतलब किसको नहीं हुआ, किसे नहीं हुआ, जिसे हो गया, जिसको हो गया। अगर वही हुम पहले आया होता तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन करके आता, रिलेटिव बन के नहीं आता। यहाँ पर वह रिलेटिव बन के आया है, तो इस तरीके से समझेंगे कि हर तरह के रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव भी होते हैं, बस जगह बदलने की बात है। जगह उसका स्टार्टिंग में आ गया, क्वेश्चन करने लगा तो इंट्रोगेटिव, जगह उसका बीच में आ गया, दो सेंटेंस के बीच में एज एन एडर के रूप में आ गया, तो समझ लीजिए कि वह अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन बन करके आया हुआ है। अगला जो प्रोनाउन है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन से ही बने हुए केस होते हैं जिन्हें हम पॉजेसिव केस कहते ही हैं। वो आपको टेबल में समझ में आ जाएगा इसके बाद वाले वीडियो में। कह रहे हैं आफ्टर दीज वर्ड्स अ नाउन इज नॉट एग्जिस्टेड। नोट में ये कह रहा है कि इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन नहीं आता है, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही प्रोनाउन होते हैं। और ये प्रोनाउन होते हैं तो एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के रूप में खुद ही कार्य करते हैं, तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, दिस पेन इज योर्स, ये सही है। लेकिन ऐसे अगर कह दे कि दिस इज योर्स पेन, तो ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है। इंपॉर्टेंट है, माई, योर, आवर, etc आर पॉजेसिव एडजेक्टिव, सो वी यूज अ नाउन आफ्टर देम। चूंकि यहाँ पर माइन की जगह माई होता, योर्स की जगह योर होता, तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो हम इनके बाद एक नाउन जरूर यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें एडजेक्टिव बनाना भी होता है और ये होते भी हैं, तो सिंपली ये लेकर के ही आते हैं अपने आगे एक नाउन। लेकिन कह रहा है कि बट माइन, योर्स, आवर्स, etc आर पॉजेसिव प्रोनाउन, सो वी डोंट यूज अ नाउन आफ्टर देम। ये जो वर्ड हैं, माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, देयर्स हो गया, ये अपने आप में पॉजेसिव प्रोनाउन केस होते हैं, इसलिए हम इनके बाद किसी तरह के नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इनके बाद कोई नाउन का यूज़ करते हैं तो ये गलत हो जाते हैं। तो सिंपली या तो हम माई लगाएं, माइन न लगाएं। अगर माइन लगाएंगे तो आगे कोई नाउन नहीं आएगा, माई लगाएंगे तो आगे कोई नाउन अवश्य आएगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन इतने होते हैं, उस टेबल से आपको भले बात ये समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपस में इसका हिंदी होता है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यही दो ठे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। और कह रहा है जनरली ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। वन अनदर का यूज हम दो से अधिक के लिए करते हैं और दो के लिए अक्सर हम ईच अदर का यूज़ कर देते हैं। जैसे राम एंड टॉम वर डिस्प्यूटिंग विथ ईच अदर। राम और टॉम आपस में लड़ रहे थे, एक साथ वो लड़ रहे थे। और दूसरा कह रहा है दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर। वे लोग एक दूसरे का हेल्प
कि आपस में एक दूसरे का हेल्प करके सबको बचा लिए। तो आपस में के लिए हम इसका यूज करते हैं। और वन अनदर ईच अदर से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है वो सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इन आता है या विथ आता है तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जैसे आप सेंस को फील करेंगे अपने मन में। अगला एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बचा हुआ है, इसको आप जरा ध्यान समझिएगा। ईच, ऑल, आइदर, नीदर, इट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन्हें हम कहते हैं, इन्हीं चार को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और खासकर आप जानिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पहले भी हमने एडजेक्टिव में भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मेन मकसद ये है कि यह टेंड भले 2, 3, 4, 5 को करते हैं अलग अलग, लेकिन एक एक को कहते हैं, एक किसी को छोड़ के नहीं, 1 बाय 1 सबको टेंड करते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव इन्हें कहा जाता है, यानी बांट करके कहने वाले। तो नीचे कह रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स से रीड्स बुक, यानी स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट जो है ना वो किताब पढ़ता है। नीचे कह रहा है आइदर ऑफ 2 गर्ल्स विल रन, दोनों में से कोई एक लड़की दौड़ेगी। एवरीवन ऑफ द लेडीज वाज हैप्पी, इन सारी महिलाओं में से हर एक महिला बहुत ही खुश थी। नीदर ऑफ काउज इज ब्लैक, दोनों गायों में से कोई भी गाय काली नहीं है। तो सिंपली आइदर और नीदर का जो हम यूज़ करते हैं वो दो के लिए ही यूज करते हैं। आइदर माने दो में से कोई एक और नीदर माने दोनों में से कोई एक भी नहीं। एक नोट है आपके लिए नीचे, दीज प्रोनाउंस आर सिंगुलर एवर सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। ऊपर के जो भी प्रोनाउन हमने पढ़ा हुआ है खासकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ये हमेशा सिंगुलर पाए जाते हैं, इसलिए इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर ही होती है। ऑल थोड़ा सा इसमें से अलग है, ऑल प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जैसे ऑल इज ब्लैक, सब का सब काला है, तो यहाँ पे ऑल जो है प्रोनाउन बन के आया इसलिए यहाँ पे इज आया। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑल पेन इज गुड अगर हम कहते हैं तो यहाँ ऑल के बाद पेन नाउन आ गया तो ऑल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन क्या होती है, इस वेरिएशन पॉइंट को आप समझिएगा। ऑल के बाद अगर पेन्स होता है PENS तो वहाँ पर आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, लेकिन ईच आइदर नीदर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ऑल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आगे कोई भी क्वेश्चन आपको क्रिएट होता है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और जो लोग इसके पहले एडजेक्टिव का लेक्चर नहीं सुने हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा लेंगे। और हमेशा अपने अपनों के साथ इस लिंक को शेयर करते रहिए और हर एक पढ़ने वाले बच्चों तक इसको पहुँचाइए ताकि सहज भाषा में हर बच्चों को इंग्लिश समझ में आ सके। धन्यवाद।